वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में बात की थी और निश्चित तौर पर वर्गीकरण के जितने भी प्रकार हैं, है ना, जितने भी वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत के आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो वर्गीकरण दिया है, उस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और लगभग बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर आप जो क्लास डाल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, जिन्हें हम पहले रटते थे अब वो हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं, है ना। तो आप रेगुलर क्लास देखिए और जो क्लास जिस दिन आपको दी जाती है उस दिन आप उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और निश्चित तौर पर आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया है, तो एनटीपीसी की जो भर्ती है वो 15 दिसंबर से होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, नोट्स भी बनाते चलें, ताकि आगे जब एग्ज़ाम हो तब उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो मैथ्स रीजनिंग से भी ज़्यादा जीके अवेयरनेस का है, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है जीके में वो साइंस का है। जीके तो बहुत कम पूछता है, रेलवे बहुत कम पूछता है ना, ज़्यादा करके साइंस का ही वेटेज रहता है रेलवे में। तो साइंस यहाँ पर हमारी चल रही है और हम पूरी एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो कल का क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि किस तरीके से सबसे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बात कही कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके आधार पर फिर हमने देखा कि केवल पादप और एनिमल ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना कल भूल गया था कि जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है कोकोलॉजी। क्या कहा जाता है? कोकोलॉजी। तो जहां आपकी हेडिंग पड़ी हुई है सबसे पहली वर्गीकरण, है ना, तो उसी के साइड में आप लिख लेंगे, या वहीं कहीं एक लाइन छोड़कर आपने लिखा हो तो वहां लिख लेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अध्ययन हम कोकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, है ना। कहीं कहीं कॉनकोलॉजी लिखा रहता है ना, जो कि गलत है, क्योंकि कॉनकोलॉजी भी कह सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश में CH आता है ना, कोचोलॉजी प्रोनाउंशिएट होता है, तो आप जो भी कह सकते हैं। तो कोकोलॉजी के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली हमने कल सभी पर बात कर ली थी। प्लांट का भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, एनिमल का भी थोड़ा सा बता दिया था। आज के इस लेक्चर से आपका जो पूरा चलेगा वो चलेगा आपका जूलॉजी। अब यहाँ से आपका जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है। अगले टर्म से जब हमारी जंतु विज्ञान खत्म हो जाएगी तब हम वहाँ वनस्पति विज्ञान को उठाएंगे, पादप विज्ञान को उठाएंगे, बॉटनी को उठाएंगे। और जब बॉटनी को उठाएंगे तो बॉटनी को उठाने से पहले हम बॉटनी का क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। और वहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पर जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है वो मैंने शॉर्ट में समझा दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जूलॉजी मतलब कल हमारा एनिमल किंगडम बचा था, तो एनिमल किंगडम का हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। कल का हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो ओवरऑल क्लासिफिकेशन था, जिसमें आपके मोनेरा भी आ गया था, प्रोटिस्टा भी आ गया था, है ना, फंजाई भी आ गया था, प्लांट भी आ गए थे और एनिमल भी आ गया था, प्लांटी और एनिमिलिया। अब हम पर्टिकुलर एनिमिलिया के अंदर घुस चुके हैं। बात समझ में आ रही है? RH विटकर साहब ने 5 जगत बताए। क्या बताए? 5 जगत या 5 किंगडम बताए। अब 5 किंगडम में से हम एनिमल किंगडम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन एक ही क्लासिफिकेशन नहीं है, ये अलग अलग है। अभी क्या चल रहा था? ओवरऑल क्लासिफिकेशन चल रहा था, संसार के तमाम जंतुओं का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। लेकिन अब क्या होगा? अब पर्टिकुलर हम एक एक टॉपिक के अंदर घुसकर उसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, जितना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि व्यापम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इसी क्लासिफिकेशन से आते हैं।
अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पुराने सेट लगाए हैं तो इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके लगभग 50% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से, अब देखो इससे क्वेश्चन वो इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ से चीज़ों को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि 10 संघ हैं तो 10 में हमें ऐसा लगता है कि यार ये किसका होगा। काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है सभी संघों में, ठीक है। अब जैसे हम आगे इससे बॉटनी पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पादप को उठाएंगे, फिर पादपों का अलग से क्लासिफिकेशन चलेगा, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म का अलग से क्लासिफिकेशन है, जिम्नोस्पर्म का अलग से है, ब्रायोफाइटा का अलग से एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा एक पूरा बहुत बड़ा अपने आप में जगत है। तो अलग अलग उनके अंदर भी उनका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन सबका आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल पढ़ना है जंतुओं का। पादप का बिल्कुल नहीं पूछा जाता, प्लांटों का क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। प्लांटों का बस ये पूछा जाएगा कि कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है, कौन सा एंजियोस्पर्म है, कौन सा मोनोकॉट है, डाइकॉट है, तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक बार और हम रिपीट कर लेंगे, तो बस इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इसको आपने पढ़ लिया तो मेरा मानना यह है कि बायोलॉजी में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये सारे जंतुओं का जो विकास है, जो क्रम है, उसको बहुत अच्छे से समझा देता है। और इसी जंतु जगत में अंतिम जो इसका संघ है स्तनी, उस स्तनी में, उस मैमल्स में आप आते हैं, ह्यूमन आता है, मानव आता है, और उसी मानव को हम उठाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन में देखते हैं तो ग्रेजुएशन में सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में केवल क्या है? मानव है। आपको केवल मानव का डिटेल से अध्ययन करना है। तो अंतिम में जो सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो मानव है ना। अगर इसके अलावा और भी कोई बुद्धिमान होता तो हम उस पर बात कर लेते, ठीक है। तो मानव को हमें अगली टर्म से डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हिंदी में कहा जाता है जंतु जगत। अब देखो जंतु जगत लग गया ना, तो यहाँ केवल और केवल जंतुओं की बात होगी। यहाँ किसी भी प्रकार का पादप नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ केवल जंतु आएंगे, यहाँ केवल जंतु आएंगे, क्योंकि ये क्या है? जंतु जगत है। अब जंतु जगत को 10 संघों में बांटा है। अब आप कहेंगे संघ क्या है? तो संघ वही है जो कैरोलस लिनियस ने बताया था कि पहले संघ आएगा, फिर उसकी क्लास आएगी, किसी किसी की सुपर क्लास भी रहती है, क्लास आएगी, क्लास के बाद उसका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा, फैमिली मतलब परिवार, फिर उसका जीनस आएगा, फिर उसका स्पीसीज आएगा, मतलब वंश और जाति। तो वंश और जाति बेसिकली उनका नाम होता है। जैसे होमो वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। आता किस में है? मैमल्स में आता है। किस किंगडम में आता है? एनिमल किंगडम में आता है। इस तरीके से तो 10 में हमने बांट दिया। 10 में हमने इसलिए बांटा, 10 में ये बांटने का कारण क्या था उसको समझो। 10 में ये इसलिए बांटा था क्योंकि इसमें क्या है? क्रम है। क्या क्रम है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्री। जैसे प्रोकैरियोटिक था ना, वैसे प्रोटोजोआ में प्री का मतलब होता है सबसे पहले जीव। तो पहले प्रोकैरियोटिक आए, फिर थोड़े से बड़े जीव पोरिफेरा में रख दिए, फिर थोड़े से बड़े सिलेंट्रेटा, फिर थोड़े से और विकसित हो गए प्लेटीहेल्मिन्थीस, मतलब प्लेटें बनने लगे। प्लेट देखो यहाँ क्या है? एक सेल है। प्रोटोजोआ में केवल एक सेल वाला जंतु है, उसमें केवल एक सेल है जो आपको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देगी। केवल एक सेल, एक कोशिका है। एक कोशिका से 2, 4, 10 कोशिकाएं मिल गई, वो जीव की कैटेगरी होगी पोरीफेरा। वो सारे जीव पोरीफेरा में जाएंगे। उनसे थोड़े थोड़े बड़े जीव हैं जिनमें ऊतक का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका फॉर्मेशन? ऊतक, मतलब कोशिकाएं थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती हैं, वो सारे सिलेंट्रेट कहलाते हैं। सिलेंट्रेट कहलाते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़े से बड़े होकर प्लेट जैसे दिखने लगते हैं। उन सभी के प्लेट जैसे जीव प्लेटीहेल्मिन्थीस में आ जाते हैं। फिर प्लेट के बाद क्या है? बड़ा जीव, थोड़ा सा जीव और बड़ा हो जाएगा, विकास करेगा ना, धीरे धीरे विकास करता जा रहा है। पहले मानव छोटा था, बड़ा होता जा रहा है। मानव पहले 4 पैर से चलता था, फिर सीधा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर सीधा, अब स्ट्रेट चलता है। अब और जो लंबे लंबे जवान अमान होते हैं, ब्लैक कमांडो होते हैं, वो और लंबे होते हैं, और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे जिराफ था, जिराफ की पहले गीच जो गर्दन है वो बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन उसने उस पर मेहनत कर करके उसे डेवलप इतना कर लिया कि वो इतनी लंबी हो गई। तो धीरे धीरे विकास। तो यहाँ प्लेट बन जाती है, प्लेट के समान जीव प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर थोड़े से गोल हो जाएंगे, प्लेट और बड़ी होगी। प्लेट का मतलब जीव प्लेट के जैसे हैं।
वो फिर गोल हो जाएंगे, फिर वो किस में आ जाएंगे, निमेटी हेलमिंथेस में जाएंगे। गोल मतलब थोड़े से बड़े, फिर उससे लंबे होने लगेंगे। गोल के बाद फिर क्या है, लंबे होने लगेंगे जीव, है ना। पहले गोल हुआ, फिर अब वो लंबा होने लगेगा, क्योंकि अब वो विकास करेगा ना, धीरे 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 विकास चल रहा है जीवों का। वो अपने आप को विकसित करेगा, तो लंबा जब होगा तो लंबा होगा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला। यहाँ 1 गोला था, यहाँ बहुत सारे गोले हैं, इन गोले को कहते हैं खंड, इनको कहते हैं खंड। तो बहुत सारे खंड जुड़ गए, इतना लंबा जीव बन गया, उसमें अलग अलग गोल गोल खंड खंड हैं। फिर उसके बाद खंड आपस में मिल गए, तो यहाँ उन सभी जीवों को इस कैटेगरी में रख दिया, इन कैटेगरी में रख दिया। फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी आंखें विकसित होने लगी, लेकिन आंखें कैसी हैं, अभी दोनों एक हैं, दोनों जुड़ी हुई आंखें हैं आर्थ्रोपोडा में। फिर और थोड़ा सा जीव बढ़ गया, है ना, आकृति बढ़ गई, उसको मोलस्का में रख दिया, है ना। मोहे का निर्माण हो गया, अंगों का निर्माण होने लगा, मुंह का निर्माण होने लगा, उत्सर्जन तंत्र। पहले यहाँ उत्सर्जन तंत्र नहीं थे, तो त्वचा से त्याग दे रहे हैं, त्वचा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, क्योंकि गलफड़े नहीं हैं, फेफड़े नहीं हैं, आंखें नहीं हैं। तो धीरे धीरे आंखें विकसित होती जा रही हैं, डाइजेशन विकसित होता जा रहा है ना। तो यहाँ आकर सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगेगा। यहाँ आकर नेफ्रिडियम बनने लगेंगे, है ना, उत्सर्जन तंत्र बनने लगेंगे। यहाँ आकर मुंह भी बन जाएगा, और यहाँ आकर पूरा जीभ भी बन जाएगा। और ये जीभ कैसा होगा, थोड़ा सा त्रिस्तरीय होगा, 3 स्तर बन जाएंगी, है ना, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और यहाँ आकर सबसे मजबूत हो जाएगा, कार्डेटा में आकर सबसे मजबूत हो जाएगा। और जितने भी जंतु आज आपको बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं, बड़े रूप में, जैसे शेर है ना, छिपकली है, पक्षी हैं, मानव है, हाथी है, गेंडा है, हिरण है, बारहसिंगा है, दूधराज है, सफ़ेद लिली है, सफ़ेद लिली तो पुष्प है, और भी जितने भी जीव दिखते हैं आपको, क्रोकोडाइल है ना, घड़ियाल है ना, सोन चिड़िया है, कबूतर है, मैना है, अजगर है, सांप है, बिच्छू है, बिच्छू नहीं आएगा, बिच्छू तो यहाँ अनडेवलप में आता है। तो ऐसे बड़े जितने भी जीव हैं डेवलप, वो कार्डेटा में आएंगे। बात क्लियर है। अब आप एक छोटा सा अनुमान लगाओ, अब आप एक अनुमान लगा पा रहे होंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये एक विकास क्रम है, लेकिन ये जो है ये कंप्लीट विकसित है, ये एक विकास क्रम है। यहाँ जीव धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन विकसित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आकर जीव क्या है, कंप्लीट विकसित हो चुका है। और यहाँ आकर क्या आ जाती है, स्थिरता। अब आप देखते हैं कि मानव जो है वो फिक्स हो चुका है। मानव की जो हाइट है लगभग 6 फीट 7 फीट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, बल्कि छोटे ही होते हैं, 4 फीट 5 फीट की। तो इससे ज़्यादा मानव बढ़ नहीं रहा है, मानव ने विकास कर लिया। मगर आप देखते हैं एक निश्चित साइज है, पक्षी आप देखते हैं एक निश्चित साइज है। अब ऐसा नहीं कि पक्षी के 4 6 8 चोंचें हो गई, मानव के 10 15 हाथ हो गए, है ना, 20 25 आंखें हो गई, 10 15 पैर हो गए, मानव के 3 4 पेट हो गए, नहीं हो रहा। तो यहाँ के क्या हो गया, विकास रुक गया, विकास रुक गया। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया और देखा कि यार यहाँ और इसमें एक बहुत बेसिक अंतर है। अंतर क्या है, अंतर वो क्या है, वो अंतर है आपका सबसे अहम, रीढ़ की हड्डी। क्या अंतर है, रीढ़ की हड्डी, इसी को कहते हैं बैकबोन। इसी को क्या कहते हैं, बैकबोन। इंग्लिश में बैकबोन कहा जाता है, हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, संस्कृत में मेरु रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरु रज्जु कहा जाता है। विज्ञान में वर्टिब्रा कॉलम कहा जाता है, विज्ञान में वर्टिब्रा कॉलम कहा जाता है। और विज्ञान में ही इसको आप इन वर्टिब्रा कॉलम भी कहते हैं, वर्टिब्रा कॉलम और वर्टिब्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखा कि जो रीढ़ की हड्डी है ये उन्हीं जंतुओं में पाई जाती है जो बड़े हैं, जिनका विकास हो चुका है। अब जैसे केंचुआ देखा है आपने, केंचुआ देखा है, केंचुआ में रीढ़ की हड्डी होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अविकसित है। बात क्लियर है आपकी, केंचुए में क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आपका बिच्छू है ना, कुछ समुद्री जंतु होते हैं, पाइला है, घोंगा है, मछली नहीं, खैर मछली नहीं आएगा, और भी आपने जैसे हाँ अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब जीव हैं, तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो पाया क्या कि यहाँ से लेकर इस 9वें संघ तक
जितने भी जीव देखने को मिले इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और इस कार्योडेटा को जब देखा गया तो इसमें रीढ़ की हड्डी मिली। इसलिए एक अलग से क्लासिफिकेशन दे दिया कि ये जो 9 संघ हैं, ये जो 9 संघ हैं, ये 9 संघ कहलाते हैं अकशेरुकी। ये 9 जो संघ हैं, ये 9 संघ क्या कहलाते हैं? अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब होता है बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी, है ना। इसको कशेर, हाँ सुनो, जो रीढ़ की हड्डी है इसको बैकबोन के साथ साथ मेरु रज्जु भी कहते हैं, और इसे बैकबोन भी कहा जाता है, मेरु रज्जु भी कहा जाता है, और इसे कशेरुकी दंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशेरुकी दंड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी जीव हैं ये अकशेरुकी कहलाते हैं। अकशेरुकी का मतलब है इनमें कशेरुकी दंड नहीं है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है। और ये सारे जो जीव हैं कार्योडेटा वाले, कार्योडेटा को हम कशेरुकी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकी। कशेरुकी। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ये शब्द आपके लिए पहली बार है तो आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जीव क्या होते हैं। हम आज तक हम हमारे बारे में नहीं जान पाए, लेकिन बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको संसार का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। संसार में जितने भी जीव आपको दिखते हैं, इवन आप अपने बारे में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि यार किस तरीके से जीवों का निर्माण हुआ और हमारे अंदर क्या है और इनमें क्या नहीं है, हम इतने बुद्धिमान क्यों हैं और ये क्यों नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा कि बुद्धिमान होने की वजह सबसे बड़ी यही है, क्योंकि ब्रेन जो है, दिमाग, जब हम दिमाग पढ़ेंगे तो ब्रेन जो है ये इसी से जुड़ा होता है, और पूरे ब्रेन का जो काम है वो यही करता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्रेन कोई काम का नहीं है आपका, एक बात याद रखना। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनको क्या कहते हैं? अकशेरुकी, या इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट, 9 संघों को। और जो अंतिम है ये विकसित है, इसको कहा जाता है कशेरुकी या वर्टिब्रेट। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, है ना। तो इन सबको आपको लिखते चलना है। जंतु जगत और एनिमल किंगडम आपकी हेडिंग पड़ेगी। पहला पॉइंट लिखेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका अध्ययन, कोकोलॉजी। उसके बाद दूसरा आप लिख लेंगे, है ना, कि इनको 9 संघों को इनवर्टिब्रेट कहा जाता है, अकशेरुकी कहा जाता है, और जो बाकी का कॉर्डेट है तो कॉर्डेटा को कशेरुकी भी कहा जाता है और वर्टिब्रेट भी कहा जाता है, वर्टिब्रेट भी कहा जाता है। ये सब लिखते चलना है आपको। एक नाम और आता है, एक नाम और आता है, कॉर्डेटा में आने वाले सभी जीव कॉर्डेट कहलाते हैं। कॉर्डेटा में आने वाले सभी जीव कॉर्डेट कहलाते हैं, और कॉर्डेटा के पहले जितने भी जीव हैं इन्हें हम नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट और अकशेरुकी एक ही नाम है, नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट और अकशेरुकी। और ये कशेरुकी, कॉर्डेट और वर्टिब्रेट जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। बस बेसिक अंतर इतना ही है ना। एक और अंतर मैं आपको बताता हूँ जीवों का। जीवों में एक और अंतर होता है जो सामान्य तौर पर बहुत सारी पुस्तकों में नहीं दिया रहता, और इस क्लासिफिकेशन पर कोई चर्चा भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे ज़्यादा करके इससे क्वेश्चन आते कभी नहीं है। एक अंतर और पाया गया, रीढ़ की हड्डी का अंतर तो पाया गया, लेकिन एक अंतर और पाया गया कि एक वो जीव हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और एक वो जीव हैं जो अंडों को जन्म देते हैं। ये बहुत बढ़िया अंतर देखने को मिला। एक जो जीव हैं वो अंडे देते हैं, आपने देखा होगा, है ना। इसके अलावा और कोई प्रोसेस तो नहीं पता आप लोगों को, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है, या तो अंडा मिलेगा आपको या बच्चा मिलेगा। अगर कोई तीसरी चीज हो तो आप मुझे बताइए। तीसरा कुछ नहीं है, अंडा या बच्चा। ये एक प्रकार देखने को मिला जीवों में, क्योंकि जीव जब अपना वंश बढ़ाएगा तो वो इसी तरीके से बढ़ाएगा। तो अंडा जहां मिला तो इन सभी जीवों को कह दिया हमने क्या? ओबीपेरस। क्या कह दिया? ओबीपेरस। ओबी का मतलब होता है ओबी, ओवल। ओवल का मतलब होता है ओवल शेप। अंडे को आपने देखा होगा, अंडे ओवल शेप होता है। ओवल शेप का मतलब थोड़ा सा अंडा आकार। अंडा आकार को इंग्लिश में ओवल शेप कहा जाता है। तो ओवल शेप से क्या बना? ओबीपेरस। ओबीपेरस जीव वो सभी जीव हैं जो अंडे देते हैं। और बीबीपेरस, बीबीपेरस, एक बात याद रखना, ये बेबी नहीं है, ये बीबी है। VI पहले मैं यही समझता था कि बच्चे को जन्म दे रहे हैं, है ना, तो बेबी पेरस होगा,
पहले जब मैंने कॉलेज में पढ़ाया था तो स्पेलिंग वगैरह नहीं लिखी थी टीचर ने, तो मैं यही समझा था, है ना, कि अंडे देने वाले ओविपेरस और बच्चे देने वाले बेबीपेरस, इसलिए बच्चों को हम बेबी भी कहते हैं। लेकिन ये वो बेबी नहीं है, ये VI है ना, बेबीपेरस। तो आप इसको भी लिख लेंगे, बच्चे देने वाले बेबीपेरस और अंडे देने वाले ओविपेरस, ये प्रकार है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि जो ये वाला क्लासिफिकेशन है पूरा 1 से लेकर 10 अंक तक, 1 से लेकर 10 अंक तक ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा स्टोरर तथा यूसेंजर के द्वारा दिया गया था। स्टोरर और यूसेंजर के द्वारा दिया गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो आपसे ये बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सामान्य बात है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्टिंग करते हैं आपके एक नंबर 1 से। नंबर 1 जो हमारा संघ है उसका नाम है प्रोटोजोआ। मैं यहां तक ये समझ चुका हूं कि आई होप आपके मन में एक बेसिक समझ बन चुकी है क्लासिफिकेशन को लेकर, एक वर्गीकरण को लेकर। और वर्गीकरण इस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने किया कि जिसका एक बिल्कुल निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम है। जब भी आप इसको पढ़ लेंगे और अभी दोबारा जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कितने शानदार तरीके से उसको सिस्टमेटिक क्लासिफाइड किया गया है। बात क्लियर है? तो प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ का नाम होता है, बेसिकली कभी क्वेश्चन आया कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो ये दिया था हमारे गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। किसने? गोल्डफस। वैज्ञानिक का नाम क्या है? गोल्डफस। तो इस नंबर बना पे लिख लें, प्रोटोजोआ को गोल्डफस के द्वारा दिया गया, गोल्डफस ने ये नाम दिया था। और प्रोटोजोआ में प्रोटो का मतलब होता है प्री, और प्री का मतलब होता है पहले। और पहले कैसे जीव आएंगे, आंसर मैं आपसे चाहता हूं। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रो, और प्रो का मतलब होता है प्री, और प्री का मतलब होता है पहले। और पहले जब जीव आएंगे तो वो कैसे होंगे? वो अविकसित होंगे, क्योंकि अविकास से विकास होता है, ना कि विकास से अविकास। ठीक है, बच्चा बड़ा पैदा नहीं होता, बच्चा छोटा पैदा होता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अविकास से विकास होता है, ना कि विकास से अविकास। तो पहले कैसे जीव आएंगे? छोटे आएंगे, अविकसित आएंगे। तो जब छोटे होंगे तो निश्चित तौर पर उनमें एक सेल होगी, सिंगल सेल होगी, जिन्हें हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं। ठीक है, तो इस संघ का नाम गोल्डफस के द्वारा दिया गया। एक कोशिकीय जीव है, सबसे मोटी बात, एक कोशिकीय जीव है। और इस प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो पार्कल और हैक्सबेल के द्वारा दिया गया था। इस प्रोटोजोआ का भी क्लासिफिकेशन है। इस प्रोटोजोआ के अंदर भी 4 क्लासें आती हैं, इस प्रोटोजोआ के अंदर भी 4 क्लासें आती हैं, लेकिन इतना डीपली आपको नहीं जाना है ना। उनकी प्रोटोजोआ की एक क्लास में अमीबा को रखा गया है, प्रोटोजोआ की एक क्लास में पैरामीशियम, एक को इग्लिना और एक में प्लाज्मोडियम रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है। पार्कर और हैक्सबेल ने इसको क्लासिफाइड किया है, लेकिन गोल्डफस ने ये प्रोटोजोआ नाम दिया था। दोनों में अंतर है। ठीक है, ये जो जीव हैं ये लगभग प्रोटिस्टा से समानता रखते हैं। जिस प्रकार से हमने आर एच विटकर साहब के क्लासिफिकेशन में, आर एच विटकर ने 1969 में जब जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 जगत का वर्गीकरण, उसमें जो प्रोटिस्टा में जो चीजें उन्होंने रखी थी, क्या रखा था याद करो, कल के लेक्चर को याद करो। कल जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था तो उसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम को पढ़ा था, और वही चारों चीजें यहाँ इनने किस में रख दी? प्रोटोजोआ में रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि जो अमीबा, यूग्लिना है ये पादप नहीं है, ये पादप नहीं है, ये क्या है? जंतु है। इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? जंतु जगत। और जंतुओं में सबसे छोटे और सबसे अविकसित जीव यही हैं, क्योंकि इनमें क्या है? केवल एक कोशिका है, केवल एक कोशिका। अब ये कोशिका धीरे धीरे बढ़ेगी और जीवों का विकास होगा आगे, अभी मैं बताऊंगा। एक चीज और याद रखो कि इन 10 संघों में सबसे अहम चीज होती है, जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल। क्या आता है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वो देता है और पूछता है कि प्लेनेरिया किस संघ के अंतर्गत आता है, रिंगवॉर्म किस संघ के अंतर्गत आता है, एस्केरिस किस संघ के अंतर्गत आता है, केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है, साइफा किस संघ के अंतर्गत आता है, यूप्लेक्टिला किस संघ के अंतर्गत आता है, डिमोस्पंजिया किस संघ के अंतर्गत आता है, यूस्पंजिया किस संघ के अंतर्गत आता है, साइकोन किस संघ में आता है ना, ओवेलिया किस संघ में आता है, बिच्छू किस संघ में आता है, आपका गिरगिट किस संघ में आता है। ऐसे तमाम तरीके के जीव हैं, वो आपको एग्जाम्पल में देगा और पूछेगा, इन 10 में से 4 ऑप्शन रख देगा कि बताइए। पहली चीज तो ये, तो आपको सबसे पहले याद करना है सारे एग्जाम्पल,
और फिर याद करना है इन संघों की एक एक दो दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब गुण, कि भाई जब ये संघ है तो इसका कुछ गुण तो होगा, इसका कुछ गुण होगा, तो वो गुण आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, गुण बेसिकली वो ही हैं जो आपके शरीर में है। इन सभी संघों में बात वही चलने वाली है कि किसमें जुड़ी आंखें हैं, किसमें अलग अलग आंखें हैं, किसमें किडनी का विकास हो गया, किसमें किडनी नहीं है, कौन सांस लेता है, त्वचा से कौन सांस लेता है, नाक से सांस कौन लेता है, गलफड़ों से सांस कौन लेता है। बात समझ में आ रही? किडनी जैसा कार्य फ्लेम सेल किसमें करती है, छिपकली जैसे जो पूंछ छिपकली छोड़ देती है ना, वैसी जो क्षमता है रिजनरेशन की वो किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कुल मिलाकर जो गुण है वो ही आपको याद रखना है। इसलिए मैं देखो इसका डिटेल बहुत है। प्रोटोजोआ अकेले को मैं पढ़ाऊंगा तो लगभग 2-3 घंटे की क्लास बनेगी, इतना बड़ा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या, इन सभी को डिटेल से पूरा एक ईयर है कॉलेज में, और पूरे एक साल का जो कोर्स है वो पूरे इन 10 संघ पे चलता है। अगर आपने बायोलॉजी से पढ़ाई की हो तो पूरा एक साल इन 10 संघों को पढ़ाया जाता है। इतना डिटेल है, लेकिन उतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल जितना जरूरी है उतना पढ़ना है, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत करीब है। तो प्रोटिस्टा के सारे जीव इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसको प्रोटिस्टा का सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप, उप महाद्वीप। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटिस्टा का उप महाद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रोटिस्टा का जो उप महाद्वीप है वो क्या है आपका, प्रोटोजोआ है। सब कॉन्टिनेंट क्या है, प्रोटोजोआ है। अब इसके जो जीव हैं वो जीवों के आप उदाहरण से नाम लिख लो, उदाहरण लिखो और उदाहरण में नाम लिखो। सबसे पहला आएगा आपका अमीबा, फिर आएगा युगलीना, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, है ना, ये 4 हैं। इन 4 के अलावा और भी मुझे याद आ रहे हैं, है ना, जैसे आपका ट्रिप्नोसोमा गैबिनेंस है, ठीक है, लेम्बिली है, डोना बानी है, और ट्रिप्नोसोमा गैबिनेंस हो गया, है ना, जिंजीवेलस है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इनसे बीमारियां होती हैं, तो लास्ट में हम इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ और प्रोटोजोन्स पर बात करेंगे जो बीमारियां फैलाते हैं। क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पेज छोड़ दीजिए और उस एक पेज में इस प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियों को मैं लिखा दूंगा। ठीक है, उनका डिटेल भी थोड़ा थोड़ा हम लिख लेंगे। बेसिकली जो अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम है, इनसे कोई बीमारी नहीं होती, और प्लाज्मोडियम से जो बीमारी होती है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी है। ठीक है, इससे मलेरिया होता है। अब इन जो है, जैसे ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि अमीबा का जो चलन अंग है वो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया से चलता है अमीबा। युगलीना जो है वो फ्लैजिला से चलता है। पैरामीशियम जो है वो सीलिया से चलता है, सीलिया, जैसे हमारे पाँव हैं वैसे उनका सीलिया है। प्लाज्मोडियम किसी से नहीं चलता, है ना, वो गोल होता है, पड़ा रहता है वो। और इनका जो भोजन है, उनके भोजन करने की जो विधियां हैं वो क्या है, होलोजोइक है, होलोफाइटिक है और सेप्रोफाइटिक है। होलोजोइक प्रकार का भोजन होता है। होलोजोइक का मतलब है कि ये दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, होते तो ये पूर्णतः पैरासिटिक हैं, लेकिन होलोजोइक, होलोफाइटिक में ये पेड़ पौधों से संबंध बना के उनको खाते हैं, सेप्रोफाइटिक में उनको खत्म करके उनको खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों जो प्रकार हैं, होलोजोइक, होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक, ये तीनों प्रकार हैं किनके, इनके भोजन करने के। और क्या है, परजीवी। परजीवी का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित हों, है ना, दूसरों पर आश्रित हों। तो ये सारे जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, और किस प्रकार से, तो ये 3 प्रकार से, होलोजोइक, होलोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं पोरीफेरा। दूसरा जो संघ है वो पोरीफेरा है, और पोरीफेरा में पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। तो संसार में जितने भी छिद्र युक्त जीव हैं, जिनमें छेद हैं और ऐसे छेद जो दिखाई दें, वैसे छेद तो हमारी त्वचा में भी है लेकिन वो दिखाई नहीं देते, हमारा जो ब्लड है वो बाहर नहीं आता। लेकिन जितने भी जीव हैं जिनमें बड़े छेद होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, पोरीफेरा। और सबसे ज्यादा व्यापक में क्वेश्चन आता है इसी पोरीफेरा से, सबसे ज्यादा। अगर आप पुराने सेट को लगाते हैं तो आप देखेंगे कई बार पूछा है कि पोर युक्त जीव किस में आते हैं, तो पोरीफेरा में। फिर पूछेगा छिद्र युक्त जीव किस में आते हैं, तो भी पोरीफेरा में। फिर आएगा स्पंजी जीव, स्पंजी जीव किस में आते हैं,
तब भी पोरीफेरा में आएंगे। सीधी सी बात है, जिसमें छेद होंगे तो वो कैसा होगा, स्पंज होगा। स्पंज को कभी आपने दबा के देखा है? स्पंज में लाखों छेद होते हैं और वो बिल्कुल आसानी से दब जाता है। और अगर आपने स्पंज को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वो पूरा पानी को सोख लेता है, पूरा पानी को सोख लेता है। तो वैसे ये जीव करते हैं। जीव समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इनमें छेद होते हैं और कोई भी प्रकार का पानी इनके अंदर आता है तो पानी को सोख लेते हैं और सोख लेने के बाद वो छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे जीव हैं, स्पंजी जीव हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, स्पंजी जीव है ना। कभी कभी लिखा आता है फॉर्म युक्त जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं, ये व्यापक में आ चुका है। फॉर्म युक्त मतलब फॉर्म जैसे, स्पंजी जीव हैं। अब जब स्पंज हो गए तो स्पंज क्या करेगा, पानी भरेगा। स्पंज क्या करता है, स्पंज को आप बाल्टी के पानी में डालोगे वो पूरा पानी सोख लेगा। वैसे ही ये सारे समुद्री जीव हैं और समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो समुद्र का जब पानी इनके अंतर्गत आता है तो ये पानी को सोख लेते हैं। और पानी को सोखने का कारण क्या है कि पानी में जितना भी खाना इनको मिलता है उस खाने को ये ले लेते हैं। जैसे उसमें कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कुछ प्रजातियां हैं, तो उनको पानी के साथ इन्हें ले लिया और उनको खा लिया और खाने के बाद उसी पानी को छोड़ दिया। तो पानी आया छिद्रों के माध्यम से और फिर चला गया छिद्रों के माध्यम से। क्लियर है, आया और चला गया। इसी को कहा जाता है नाल तंत्र। इसी को क्या कहा जाता है, नाल तंत्र। सबसे ज्यादा व्यापक ने पूछा है कि नाल तंत्र किस संघ के जीवों में पाया जाता है। पहली बात तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि नाल तंत्र है क्या। व्यापम क्या करता है कि नाल हिंदी है, इसका इंग्लिश है कैनॉल सिस्टम। इसका इंग्लिश क्या है, कैनॉल सिस्टम। तो वो कैनॉल ही लिख के देता है, हिंदी में भी कैनॉल लिख के देता है, तो बच्चे नहीं समझ पाते। तो कैनॉल लिख के आया, नॉल लिख के आया। नॉल हिंदी है, कैनॉल इंग्लिश है। तो कैनॉल सिस्टम किस में पाया जाता है, पोरीफेरा के जीवों में। बात क्लियर है क्या, पोर हैं तो पानी आएगा, पानी को अवशोषित कर लेगा, पानी में जो खाना होगा कीड़े मकोड़े उनको ये खा लेगा, भक्षण कर लेगा और इसी पानी को छोड़ देगा। ये क्या होता है, पूरी प्रोसेस कैनॉल सिस्टम। बात क्लियर है ना। अब इसके अंदर छेदों के नाम होते हैं, है ना। ऑस्कुल, इनके छेदों के ऑस्कुलम कहा जाता है ना। बहुत सारा है डिटेल, लेकिन उतना आपको नहीं जाना, बस इतना याद कर लेना है। इनके ऊपर एक कवच भी होता है, क्योंकि जब इतने सॉफ्ट होंगे तो इनको कोई खा लेगा, लेकिन नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाता, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण होता है, पहली चीज। और दूसरा स्पाइक्यूल्स होते हैं। स्पाइक्यूल्स का मतलब होता है कंटिकाएं, है ना। कांटे आटे रहते हैं ना वैसे, तो कंटिकाएं होती हैं तो दूसरे जीव इन पर हमला नहीं कर पाते। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बस एग्जाम्पल याद रख लो। इसके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से रेड पेन से लिख लो, अंडरलाइन करके। और मैं ये कहूँगा लिस्टेड फॉर्म में लिखना। आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऐसे ही लिखते जाते हो कॉमा करके, तो उसमें मज़ा नहीं आता पढ़ने में। उसको क्या करो, लिस्टेड करके लिखो। जैसे एक है साइकॉन, फिर दूसरा दूसरी लाइन में, तीसरा तीसरी लाइन में, चौथा चौथी लाइन में, तो वो बिल्कुल लिस्ट में अलग अलग दिखाई देता है। आप एग्जाम के पहले उसका रिवीजन करोगे, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। और उसका जैसे साइकॉन है, उसका कुछ डिटेल मिला तो उसके सामने अपन ने पुट कर दिया। एग्जाम्पल लिखो, सबसे पहले लिखो साइकॉन, दूसरा लिखो साइफा, तीसरा लिखो आप यूप्लेक्टिला, लिख पा रहे हो, यहाँ लिखता हूँ मैं, यूप्लेक्टिला, स्पोंजिला, यूप्लेक्टिला, स्पोंजिला, यूप्लेक्टिला, इनके हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है, यूप्लेक्टिला, स्पोंजिया, यू स्पोंजिया और डेमो स्पोंजिया, है ना। देखो आप, यू स्पोंजिया स्पंज आ रहा है, डेमो स्पोंजिया स्पंज आ रहा है। स्पंज मतलब पोरीफेरा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो शब्द है ये बेसिकली सीलोम से बना है ना। और सीलोम का मतलब होता है देहगुआ। तो देहगुआ यहाँ वास्तविक रूप से तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से जीव का हल्का सा विकास होना शुरू हो जाता है। प्रोटोजोआ में एक सेल थी, पोरीफेरा में 3-4 सेल इकट्ठी होकर जीव को बना लिया, लेकिन सीलेंट्रेटा में एक प्रकार से ऊतक बनने लगते हैं। अब आपको पुराना लेक्चर याद आ रहा होगा, सेल वाला। सेल से क्या बनती है, ऊतक से क्या बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर जीव। तो वही सिस्टम यहाँ चलेगा। यहाँ 2-3 सेल इकट्ठी हुई, यहाँ और ज़्यादा सेल इकट्ठी होंगी, ग्रुप ऑफ सेल, और ऊतक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऊतक। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस संघ में ऊतक निर्माण होने लगता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इस संघ को नेडेरिया नाम से जाना जाता है। सीलेंट्रेटा को
सिलेंट्रेटा को निडेरिया नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने 10 संघ रट लिए, 10 संघ रट लिए और 10 में से कोई ऑप्शन में नहीं है तो आप वहाँ घबरा जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपने 10 संघ रट लिए और 10 संघों के सारी चीज़, वैसे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 संघ किसी को याद नहीं होते, 10 संघ कोई याद ही नहीं कर पाता क्रम से। कई बार प्रयास करते हैं लेकिन 4 से 8 दिन बाद, 1 महीने बाद हर कोई भूल जाता है। जब साइंस वाला बच्चा भूल जाता है तो दूसरा तो बहुत मुश्किल से याद कर पाएगा, लेकिन अगर कोई बढ़िया तरीके से क्रम से समझाए तो याद भी होता है। तो आपको 10 याद नहीं करने, कम से कम आपको 15-20 याद करने पड़ेंगे, 20 नहीं 15 याद करने पड़ेंगे। 15 क्यों? क्योंकि 3 से 4 फाइलम ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 नाम हैं, जिनके 2-2, 3-3 नाम हैं, और उनकी अगर सारी प्रोसेस आपने पढ़ ली और वो ऑप्शन में नहीं आया तो आप कहेंगे यार ऑप्शन सही तो है ही नहीं इसमें, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। एक ही चीज़ का दूसरा नाम होता है और यही सबसे बड़ी तकनीक है। एक ही चीज़ का दूसरा नाम जब बोर्ड देता है तो अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला हिल जाता है ना। तो सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा की कोई विशेषता है तो सिलेंट्रेटा ऑप्शन में ना आए तो आप क्या लगाएंगे? निडेरिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इनकी जो जीवन अवस्था है वो पॉलिप और मेडूसा कहलाती है। ये भी व्यापक में आ चुका है। इनकी जो जीवन अवस्था है ना, जैसे हमारी जीवन अवस्था है, हमारे जीवन अवस्था में पहले बाल्य अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है। बात क्लियर है? तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही अवस्थाएं सिलेंट्रेट में भी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलिप और मेडूसा। क्या कहा जाता है? पॉलिप और मेडूसा। अब आप कहेंगे पॉलिप और मेडूसा क्या है? कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का स्थान है। एक प्रकार के जीव होते हैं, कुछ स्थानबद्ध होते हैं, कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। तो मूविंग सिस्टम के आधार पर इनने इसको क्लासिफाइड कर दिया। तो जीवन अवस्था किस प्रकार की? पॉलिप और मेडूसा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखेंगे आप कोरल रीफ। क्या लिखेंगे? कोरल रीफ। कोरल रीफ वैसे इंग्लिश शब्द है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रबाल भित्ति। क्या कहते हैं? प्रबाल भित्ति। ठीक है, तो कोरल रीफ लिखिए, कोरल रीफ, और ब्रैकेट में कर लीजिए प्रबाल भित्ति। अब आप कहेंगे प्रबाल भित्ति क्या है? तो प्रबाल भित्ति समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। जीएस में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा आपने। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रबाल भित्ति समूह है ना, ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, तो लास्ट में जो रीफ लगा है वो कोरल रीफ से लगा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो टापू जैसा दिखाई देने लगा, वास्तव में वो टापू नहीं, वो जीव हैं। कौन से जीव हैं? कोरल रीफ हैं, प्रबाल भित्ति हैं। ये समुद्र में रहते हैं और अपने शरीर से एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और द्वीप और महाद्वीप का निर्माण कर देता है। तो आज समुद्र में जितने भी द्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उनका निर्माण कोरल रीफ के द्वारा हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है ना। तो पहला आपने क्या लिखा? कोरल रीफ, हिंदी में प्रबाल भित्ति। फिर दूसरा लिखें ओबेलिया, दूसरा एग्जाम्पल लिखें ओबेलिया। तीसरा एग्जाम्पल लिखें हाइड्रा, तीसरा एग्जाम्पल लिखें हाइड्रा, है ना। हाइड्रा भी आप कहेंगे हाइड्रा क्या है ना। तो हाइड्रा जो है, इस जीव में दिमाग नहीं होता, इस जीव में दिमाग नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कुछ नहीं होता, बस ग्रुप ऑफ सेल है, ऊतक से बना है और कुछ नहीं होता। न इसमें किडनी है, न इसमें डाइजेशन सिस्टम में, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी उंगली मैंने यहाँ से काटी, ये उंगली टूट के वहाँ गिर गई, ये उंगली फिर से हो गई। समझ में आ रहा है बात? मानव का अगर यहाँ से हाथ कट जाए तो मानव का हाथ दोबारा नहीं होता। कभी आप अंदाज करके देखें, मानव का अगर हाथ, अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चों की उंगलियाँ कटी होती हैं, तो वो उंगली जब कट जाती हैं तो उनमें नाखून दोबारा नहीं आता, नाखून दोबारा नहीं आता। हाथ कट जाए तो वो हाथ कटा ही रहता है जीवन भर। आँख अगर कोई फोड़ दे तो वो आँख हमेशा जीवन भर फूटी रहती है। लेकिन कुछ जीवों में ऐसा नहीं है, कुछ जीवों में अंग टूटता है और फिर से बन जाता है। छिपकली देखा होगा आपने, छिपकली की पूंछ कटते ही फिर हो जाती, लेकिन छिपकली में बहुत कम होती है। उससे ज़्यादा किस में होती है? हाइड्रा में। हाइड्रा को आप कहीं से तोड़ दें, कहीं से अलग कर दें, ये फिर से बन जाएगा। हाइड्रा से भी ज़्यादा
जो रीजनरेशन की क्षमता है वो होती है प्लेनेरिया में। अभी आगे मैं बताऊंगा, आगे आएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा होती है। और पिछले जेल पेहरी के पेपर में क्वेश्चन आया था, जेल पेहरी में पूछा था कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन क्षमता किसमें होती है ना, तो उसको अरेंज करना था। तो पहले प्लेनेरिया आएगा, अभी आगे वाले संघ में आएगा, ठीक है। तो इसमें भी लिख लें ब्रैकेट में कि इसमें रीजनरेशन की पावर होती है दूसरे नंबर की। तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेट जैसे जीव हैं, ठीक है। प्लेट को हिंदी में कहते हैं फीते के समान जीव। तो दोनों लिख लो, इस संघ में फीते के समान, प्लेट के समान जीव पाए जाते हैं। फीते के समान, प्लेट के समान जीव पाए जाते हैं, है ना। इनका जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, फ्लेम सेल। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दूसरा पॉइंट लिखें, इनका उत्सर्जन अंग, मतलब इन संघ के जीवों का उत्सर्जन अंग क्या है, फ्लेम सेल या फ्लेम कोशिकाएं। नहीं, फ्लेम सेल इंग्लिश है, हिंदी में है ज्वाला कोशिकाएं। हिंदी में क्या है, ज्वाला कोशिकाएं। हिंदी में ज्वाला कोशिका, इंग्लिश में फ्लेम सेल। क्या करते हैं, जैसे हमारे अंदर किडनी है, किडनी हमारा उत्सर्जन का काम करती है, लेकिन इनमें किडनी नहीं होती। किडनी जैसा क्या होता है, फ्लेम सेल होती है, बस किडनी का लघु रूप है, क्योंकि अभी ये जीव विकसित नहीं हुए। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखें प्लेनेरिया। क्या लिखें, प्लेनेरिया, ये लिखा है यहाँ पर प्लेनेरिया। और ब्रैकेट में लिखें प्लेनेरिया के सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता या हाईएस्ट रीजनरेशन क्षमता जो है प्लेनेरिया में होती है। रीजनरेशन समझ में आया तो ब्रैकेट में लिखना अंग का फिर से बनना, शरीर में अंग का फिर से बनना रीजनरेशन है। रीजनरेशन बेसिक जो मेन साइंस की तैयारी कर रहा है उसमें 3 नंबर में पूछ लेता है कि रीजनरेशन क्या है, 6 नंबर में ही पूछ सकता है। तो वहाँ आप लिख देंगे शरीर का कोई भी अंग अगर टूट जाता है और दोबारा उसी अवस्था में उस अंग का निर्माण होना रीजनरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखें, सबसे पहले आएगा फीता कृमि। क्या आएगा, फीता कृमि। कृमि होते हैं लेकिन फीते के समान दिखते हैं, फीता कृमि। लीवर फ्लूक, क्या आता है, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक क्या होता है, ये एक प्रकार का जीव है ना, जो परजीवी है। ये लीवर पर जाकर अटैक करता है। हमारे अंदर जाएगा तो लीवर पर चला जाएगा, लीवर को खाएगा। भेड़ में चला जाएगा, भेड़ के लीवर को खाएगा, है ना। किसी भी जानवर के अंदर जाएगा, लीवर पर अटैक करता है, इसलिए इसे लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर में जाके लीवर को चूसने लगता है ना। फ्लूक का मतलब होता है चूसना, लीवर को चूसना। तो लीवर फ्लूक किस में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। जोंक, है ना, जोंक, बुंदेलखंड में इसको गोंच कहते हैं, है ना। तो जोंक जो है, ये जोंक भी आपका किस में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। क्योंकि जोंक को कभी आप देखना चपटी रहती है, चपटी। जोंक कैसी रहती, गोल गोल तो रहती है लेकिन चपटी रहती है, चपटी रहती है, इसी कारण इसको प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है। करती क्या है, ये भी चूसने का काम करती है। अगर जोंक चिपक जाए शरीर में तो वो निकलती नहीं है, खून पी जाती है ना। और जोंक का जो सही नाम क्या है वो है लीच। जोंक को क्या कहते हैं विज्ञान में, लीच कहते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फैसियोला हेपेटिका। वैज्ञानिक नाम क्या है, फैसियोला हेपेटिका। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे साइंटिफिक नेम जोंक का, फैसियोला हेपेटिका, लीच भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमेटीहेल्मिन्थेस। निमेटीहेल्मिन्थेस को हम निमेटोड कहते हैं, निमेटोड। क्या कहा जाता है, निमेटीहेल्मिन्थेस संघ का एक और नाम क्या है, निमेटोड। देखो, निडेरिया और निमेटोडा, निमेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा या निमेटोड, कुछ भी कह सकते हैं। और एक और नाम है निमेटीहेल्मिन्थेस का, एस्केहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस अलग है, निमेटीहेल्मिन्थेस अलग है, लेकिन निमेटीहेल्मिन्थेस का एक और नाम क्या है, एस्केहेल्मिन्थेस। एक नाम क्या है, निमेटोडा। ठीक, यहां चपटे कृमि थे, यहां गोल कृमि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गोल कृमि हो जाएंगे। उत्सर्जन गोल कृमि लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गोल कृमि होते हैं। उत्सर्जन नाल द्वारा होता है, उत्सर्जन नाल द्वारा होता है। एग्जाम्पल लिखो, एस्केरिस। एग्जाम्पल लिखो, एस्केरिस। एक और एग्जाम्पल लिखो, फाइलेरिया। एक और एग्जाम्पल लिखो, फाइलेरिया। और फाइलेरिया के ब्रैकेट में लिखो कि फाइलेरिया द्वारा हाथी पांव रोग होता है। फाइलेरिया के द्वारा क्या होता है, हाथी पांव। अगर फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया कृमि अगर आपके अंदर चला जाए, फाइलेरिया कृमि अगर आपके अंदर चला जाए तो आपके जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोट के सूज कर मोटे हो जाते हैं, इसलिए उसको हाथी पांव कहते हैं। तो एलिफेंट रोग जो है वो किससे होता है, फाइलेरिया वॉर्म से होता है। राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म मतलब गोल कृमि, नाम ही है गोल कृमि, गोल कृमि। राउंड वॉर्म भी इसी में आएगा। पिन वॉर्म, पिन वॉर्म भी इसी में आएगा, पिन वॉर्म भी इसी का जीव है। ठीक है, एक चीज याद रखना, फाइलेरिया का वैज्ञानिक नाम लिख लेना। फाइलेरिया का वैज्ञानिक नाम आप लिख लेंगे सर्च करके, है ना।
नेक्स्ट आता है एनेलिडा। एनेलिडा, एनी का मतलब होता है खंड, एनेलिडा। तो एनेलिडा में जितने जीव आते हैं वो जीव कैसे हैं? खंड युक्त जीव हैं, है ना, सेगमेंटेड एनिमल है। कैसे हैं? सेगमेंटेड। एनेलिडा। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं नाम लेता हूं केंचुआ। याद आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? केंचुआ कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एनेलिडा के जीव खंडयुक्त होते हैं। कभी कभी सेगमेंट भी लिखा सकता है, सेगमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। इनमें सीलोम होती है, सीलोम का मतलब देह गुहा। अभी तक आपने सारे छोटे छोटे जीव देखे, लेकिन यहाँ से लंबा जीव देखने को मिला। केंचुआ कैसा होता है? लंबा। जब लंबा होगा तो उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर एक कैविटी होगी। कैविटी मतलब खोखलापन, जहाँ वो खाना आना रख सके, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, गुहा कहते हैं। सीलोम बन जाएगी। चलन अंग। केंचुआ किससे चलता है? केंचुआ चलता है सीटी से। किससे? सीटी से। अब आप ये मत समझना सीटी बजाते हुए, इसका मतलब यह है केंचुआ पहले आधा आगे की ओर खिसकेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर पीछे वाला हिस्सा आगे की ओर खिसकाएगा, फिर आगे का हिस्सा सिकुड़ेगा, फिर पीछे का हिस्सा आगे की ओर सिकुड़ेगा और फिर आगे बढ़ेगा। इस तरीके से कुछ उसका चलना अजीब सा है। तो उस अजीब से चलने को क्या कहते हैं? सीटी। तो एनेलिडा के जीव किससे चलते हैं? सीटी से चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं? सीटी से चलते हैं। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा जीवों को नहीं लेता, यहाँ पर मैं केंचुए को समझा दूंगा आपको डिटेल से। इनका जो उत्सर्जन अंग है, इनका उत्सर्जन अंग होता है नेफ्रीडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया से ये उत्सर्जन करते हैं। हमारे अंदर किडनी है, वैसे इनके अंदर छोटी किडनी नेफ्रीडिया है। एग्जाम्पल लिखेंगे नेरीस। नेरीस, एक नेरीस और लिख लो, और लिखो केंचुआ। केंचुआ लिखो, और केंचुआ में कुछ हम डिटेल से लिखेंगे। केंचुआ में थोड़ा सा हेडिंग डाल लो केंचुआ, और उसमें आप डिटेल से लिखना शुरू करो। केंचुआ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले लिखो वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टुमा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके द्वारा उत्सर्जित जो मिट्टी है वो किसानों को खेत के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और इसके त्यागने की, देखो, उत्सर्जन अलग है और त्यागना अलग है। उत्सर्जन हम किडनी से करते हैं, वैसे ये नेफ्रीडिया से करता है। लिख लो, केंचुआ उत्सर्जन नेफ्रीडिया से करता है। केंचुआ उत्सर्जन नेफ्रीडिया से करता है, जबकि भोजन को कास्टिंग द्वारा त्यागता है। भोजन को कास्टिंग द्वारा त्यागता है। कास्टिंग द्वारा। अब कहेंगे कास्टिंग क्या है? आपने देखा होगा मिट्टी अजीब रहती है, लेकिन जब केंचुआ उस मिट्टी को खा लेता है और निकालता है तो वो मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल मिट्टी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या है? कास्टिंग है। ठीक है, केंचुआ जो है इसके अंदर, इसके शरीर में 4 हृदय होते हैं, 4 जोड़ी हृदय। हमारे अंदर 1 हृदय है, इसके अंदर 4 जोड़ी हृदय हैं। सोचो, 4 जोड़ी का मतलब संख्या में 8। लिख लो, इस केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं और संख्या में 8 हृदय। हमारे अंदर 1 हृदय है, ससुरा इसके अंदर 8 हृदय हैं। देखो तो आप। फिर एक और चीज बताता हूं मैं, मेल और फीमेल एक में ही होता है। एक जो जीव हमारे यहाँ क्या है, बहुत सभी जीवों में मेल अलग फीमेल अलग, इसमें एक में ही मेल और एक में ही फीमेल। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैंने बताया कि ये सभी जीव कैसे हैं? खंडयुक्त हैं। कैसे हैं? खंडयुक्त हैं। तो इसके 14वें खंड में, जब आप मुंह से गिनना शुरू करेंगे तो मुंह से 14वां जो खंड होगा उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब मादा जननांग, और 18वां जो खंड होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब नर जननांग होगा। बात क्लियर है? तो इतना सफिशिएंट है ना, इतना सफिशिएंट। हाँ, एक चीज़ और, जो केंचुआ है वो त्वचा से शोषण करता है। केंचुआ जो है वो त्वचा से शोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्थ्रोपोडा में सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है। अब आप कहेंगे सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि संसार में जितने भी करोड़ों जीव हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो जीव हैं वो इसी में आते हैं, सबसे ज़्यादा जीव। इसलिए क्या सबसे बड़ा संघ है। फिर आप सोचेंगे यार सबसे बड़ा बता दिया सर ने, सबसे छोटा नहीं बताया, तो सबसे छोटा भी लिख लो। सबसे छोटा आपने लिख लिया है, लेकिन मैं वहाँ बताना भूल गया।
तो पीछे जाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक के बाद आपको 1 2 3 4 लाइन छोड़ते चलना है, क्योंकि बार बार आपको भी डाटा मिलेगा, मुझे भी डाटा मिलेगा, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, तो आप पुट करते चलना। ठीक है, तो फिर से निकालो पूरी फेरा। सेकंड नंबर पर पहुंचो, पूरी फेरा पे। पूरी फेरा पे पहुंचो, पूरी फेरा में जाके लिख लो सबसे छोटा संघ यही है। पूरी फेरा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा क्या है? आर्थ्रोपोडा है। वापस आ जाओ, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा जीव होंगे, और सबसे ज्यादा जीवों की संख्या हमारे संसार में किसकी है बताइए? कीटों की। किसकी? कीट। कीट को इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट। क्या कहते हैं? इंसेक्ट। अभी आपने टिड्डी दल के बारे में भी सुना होगा। करोड़ों टिड्डियां। टिड्डियां भी कई प्रकार की होती हैं, टिड्डी, तिलचट्टे, है ना, बिच्छू, आपके झींगा, कितनी सारे कीड़े मकोड़े, दीमक कीमक घूमते रहते हैं लाखों की संख्या में, छोटे छोटे जीव, तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कीड़े जितने भी हैं वो किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। इनके जो जीव हैं, खंड तो है, यहाँ खंड थे, यहाँ खंड क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। खंड क्या है? जुड़ जाएंगे। और जो जीव है वो सिर धड़ उदर में बटा रहता है। सिर धड़ उदर। बिच्छू को आप देखेंगे, है ना, तो बिच्छू का सिर अलग होगा। इसे देखो, सिर ये है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये धड़ होता है, और ये पीछे वाला भाग उदर कहलाता है। सिर, धड़, उदर। हेड, थोरेसिक और एब्डोमेन। हेड, थोरेसिक और एब्डोमेन, ये 3 भागों में बटा होता है। इनके ऊपर जो कवर है वो काइटिन का होता है। काइटिन में आपको बता चुका, काफी जटिल पदार्थ होता है, काइटिन का बना होता है। जोड़ी उपांग होते हैं। जोड़ी उपांग। जोड़ी का मतलब या तो 2 जोड़ी होंगे, या 1 जोड़ी होंगे, या 3 जोड़ी होंगे। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी कीड़े को कि किसी कीड़े में 3 पैर हैं, 5 पैर हैं, 7 पैर हैं, 9 पैर हैं, 11 पैर हैं। किसी कीड़े को नहीं देखा होगा। कीड़े में होंगे तो 2 होंगे आगे, 2 होंगे पीछे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, बराबर होते हैं। इन्हीं बराबर को कहते हैं हम जोड़ी उपांग या ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्या कहते हैं? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो जोड़ी उपांग होते हैं। ठीक है। सांस कैसे लेते हैं? फिर तो लिखते जाओ। सांस लेते हैं क्लोम से। किससे लेते हैं? क्लोम से। क्लोम अगर ऑप्शन में ना है तो ट्रैकिया लगा देना। कुछ जीव क्लोम से भी लेते हैं और कुछ जीव ट्रैकिया से भी लेते हैं। मतलब इन कीड़ों को अगर आपने देखा हो, कुछ कीड़े पानी में भी रहते हैं और कुछ कीड़े जमीन में भी रहते हैं, तो कीड़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कीड़े को आप पानी में फेंक देंगे वो जीवित रहता है। तो क्लोम और ट्रैकिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कीड़े हैं, कीड़ों की आंखें जुड़ी होती हैं। सभी कीड़ों को उठा के देख लेना आप। आपको लगता जरूर है कि कीड़ों की आंखें भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी कीड़ों की आंखें जुड़ी होती हैं, है ना। तो आर्थ्रोपोडा जो है हमारी, क्या ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनकी जुड़ी होती हैं। तो आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी विशेषता है संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई, संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल वही सब, मकड़ी है ना, आपका बिच्छू है, तिलचट्टा है, जितने भी कीड़े हैं। लेकिन एक नोट करके लिख लेना, प्रॉन। नोट करके क्या लिख लेना? प्रॉन, है ना। प्रॉन क्या है? प्रॉन भी एक प्रकार का कीड़ा है। और एक और लिख लेना आप, सिल्वर फिश। एक और आप क्या लिख लेना? सिल्वर फिश। अब आप कहेंगे तो मछली है, इसमें कहाँ से आ गया? देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम मछली होगा लेकिन वो मछली नहीं होंगी। सिल्वर फिश मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी ऐसी, डेविल फिश मछली नहीं है। बहुत सारी मछलियां मिलेंगी जो मछली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मछलियों जैसा काम ही नहीं है उनका। तो कार्य के आधार पर संघों में रखा गया है, ना कि नाम के आधार पर। नाम होना अलग चीज है, लेकिन काम होना, अब आप मजाक मानेंगे, समुद्री घोड़ा मछली है। क्यों है? क्योंकि समुद्री घोड़ा नाम जरूर है, लेकिन उसका व्यवहार मछली जैसा है। चमगादड़ पक्षी लगता है ना, पक्षी उड़ता है चमगादड़, लेकिन पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है? उड़ता जरूर है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो स्तनियों जैसी है। तो बहुत सारे जीव आएंगे, तो लिख लो सिल्वर फिश लिख लो आर्थ्रोपोडा में, है ना। तिलचट्टा में मुझे कुछ याद आ गया। तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा की कुछ विशेषताएं। तिलचट्टा से अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन तो तिलचट्टा में कितने हृदय होते हैं? तिलचट्टा में कितने हृदय हार्ट होते हैं? तो 13। कितने? 13। आप मजाक लगेगा, हमारे अंदर 1 हृदय है, तिलचट्टा में 13 हृदय होते हैं। 13 हार्ट ऑफ दिस एनिमल। 13 हृदय तिलचट्टा में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो खून है वो सफेद रंग का होता है, व्हाइट ब्लड।
इसका जो ब्लड है वो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का, सफेद रक्त होता है त्रिजटा का। 2 पॉइंट बस याद रखें, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोलस्का। मोलस्का ये कैसे हैं? रंगहीन रक्त वाले हैं, मतलब इनके रक्त का कोई कलर नहीं होता, रक्त का कोई कलर नहीं होता है ना। चलन पाद इनका क्या है? चलन पाद इनका, चलन जो है वो पादों के द्वारा होता है, मतलब यहाँ पैर बनने लगते हैं, यहाँ छोटे छोटे पांव बनने लगते हैं, तो चलन पाद है इनका। आवरण इनके ऊपर मेंटल का होता है, एक छोटा सा मेंटल प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो इनके ऊपर कवर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट IMP, हमने कई बार पूछा है कि मोलस्का के जीवों की क्या विशेषता है, मोलस्का के जीवों की क्या विशेषता है, या फिर पूछेगा रेडुला किस में पाई जाती है, रेडुला। अब आपको समझ में नहीं आएगा रेडुला क्या है, रेडुला क्या है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आज कि जो मोलस्का के जीव हैं, मोलस्का के जितने भी जीव हैं, इनके जीवों में मुंह नहीं होता, इनके जीवों में एक चक्की होती है। जैसे हम खाना दांतों से खाते हैं और दांतों से खाने को पीस देते हैं, है ना, कतर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? खाने को पीसते हैं। तो क्वेश्चन आएगा खाने को पीसता कौन है? तो रेडुला। रेडुला कहाँ पाई जाती है? मुंह में। किसके मुंह में? मोलस्का के जीवों में। तो मोलस्का के जितने भी जीव हैं उनके मुंह में क्या है? रेडुला है। रेडुला क्या है? एक चक्की है, मतलब जब ये खाना खाएंगे तो उस खाने को धूल बना देंगे, पीस देंगे, और फिर वो इनके अंदर जाएगा ताकि आसानी से पच सके। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं खाने को पीस कर खाना चाहिए, खाने को जितना पीस के खाओगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, इसलिए 32 दांतों के आधार पर 32 बार चबाएं। टेंटाकल होते हैं, टेंटाकल मतलब वो कांटे आटे, ताकि समुद्र में इनकी रक्षा हो सके। सांस 2 चीज़ों से लेते हैं, सांस 2 चीज़ों से लेते हैं, गिल से लेते हैं। गिल मतलब गलफड़े, गलफड़े पानी में है तो गलफड़े से लेंगे, लेकिन पानी से ज़मीन में आ गए तो एयर सैक। किससे? एयर सैक। एयर सैक को हिंदी में कहते हैं वायुकोश, है ना, वायुकोश। तो वायुकोश से भी लेते हैं और गिल से भी लेते हैं, गलफड़ों से भी लेते हैं। उत्सर्जन अंग यहाँ नेफ्रिडिया था, यहाँ नेफ्रिडिया था, नेफ्रिडिया से थोड़ा सा बड़ा हो गया नेफ्रिडियम। क्या होता है इनमें उत्सर्जन? नेफ्रिडियम। ठीक, उदाहरण लिखें मोलस्का के, उदाहरण लिखें। उदाहरण बहुत बहुत तगड़े उदाहरण हैं, इतने तगड़े उदाहरण हैं कि इनमें से आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आया ना हो, जो आया ना हो। अभी आप जब उदाहरण सुनेंगे ना तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आप संशय में पड़ जाएंगे। पहला उदाहरण है आपका शंख। पहला उदाहरण क्या है? शंख। आप कहेंगे शंख क्या है? शंख जीव है? जी हाँ, शंख क्या है? जीव है, जीव का एक भाग है। ठीक है, एक्चुअल में जो जीव है वो मर जाता है, लेकिन शंख एक जीव के द्वारा बनाया जाता है। जब वो पीस के खाना खाता है तो उससे एक पदार्थ निकलता है जो शंख का निर्माण करता है। ठीक है, तो पूछता है कि शंख किस संघ के जीव बनाते हैं? तो मोलस्का। किस संघ के? मोलस्का। मतलब पानी में जितनी शंख है, आपका सीप है, वो सीप में मिलती हैं, आपका मोती है, आपका कौड़ी है ना, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं पानी वाली, पानी से प्राप्त होती हैं, वो सब इन्हीं जीवों के द्वारा बनी होती हैं। मतलब इन्हीं जीवों का अंग है, उसको हम तोड़ के ले आते हैं और मार्केट में बेचने लगते हैं। बात क्लियर है? जैसे आप कहेंगे मोती, तो मोती भाई मोती नहीं है, मोती जीव ने बनाया है रहने के लिए, उसका एक भाग होता है शरीर का, उससे मोती बनाता है, लेकिन गोताखोर जाते हैं, चुरा के ले आते हैं, है ना। तो शंख हो गया, कौड़ी हो गया, कौड़ी वो लूडो जैसा गेम खेलते हैं, कौड़ी हो गया, मोती हो गया। मोती, अब मैं मोती का नाम भी बता देता हूँ आपको। मोती के जीव का जो नाम है वो है पर्ल। क्या है? पर्ल, है ना, सॉरी, मोती को तो इंग्लिश में पर्ल कहा जाता है। मोती के जो जीव है उसका नाम है पेंगटेडा बुलियगेरस। क्या नाम है? पेंगटेडा बुलियगेरस। ये क्वेश्चन जब मैं 12th में था तब ये क्वेश्चन मुझे आया था। 12th में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था बायोलॉजी का, तब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 12th के एग्ज़ाम में, मुझे अभी भी याद है, पेंगटेडा बुलियगेरस। तो ये जो है ये मोती के जीव का नाम है, पेंगटेडा बुलियगेरस। मोती बना देता है समुद्र में, वो तक उड़ जाके निकाल लेते। घोंघा, घोंघा देखा होगा आपने, घोंघा। ठीक है, तो घोंघा, घोंघा को क्या बोलते हैं? पाइला, पाइला बोलते हैं, पाइला। तो घोंघा जो है ये भी समुद्र में मिलता है, पाइला कहते हैं इसको, पाइला लिख लेना ब्रैकेट में। सीप, सीप तो आप जानते ही हैं, सीप। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है? ये भी मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस मछली जैसा लगता है लेकिन मछली होता नहीं है, इसीलिए इसको हम डेविल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश। डेविल फिश लीजिए इसलिए क्योंकि ये आक्रमण करता है,
ऑक्टोपस इस तरीके से होता है, फंसा लेता है जीव को और मार देता है, इसलिए इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फिश नहीं है। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है एंडोस्केलेटन, इकाइनोडर्मेटा मतलब, इकाइनो का मतलब एंडो, मतलब इनके अंदर जो होगा एंडोस्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर, इसी कारण इसका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा, एंडोस्केलेटन के कारण। जीव कैसे हैं इनके, इकाइनोडर्मेटा की जो खोज है वो जैकब के द्वारा की गई थी, है ना। जैकब एक वैज्ञानिक थे, उनने इकाइनोडर्मेटा को बताया था। गोल होते हैं, त्रिस्तरीय लेयर है, 3 आवरण होता है, त्रिस्तरीय आवरण होता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP चलनंग नालपाद होता है, चलनंग नालपाद होता है। निश्चित तौर पर जितने भी लोग हैं 9th करके आए होंगे, जब 9th की है सभी ने, तो 9th में आपने साइंस पढ़ी होगी, और साइंस का मुझे याद आ रहा है कि शायद जो लास्ट चैप्टर है उसमें ये चैप्टर था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, लास्ट यूनिट का पहला चैप्टर था, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 9th में। जब मैं गया था तो मुझसे खड़े करके क्वेश्चन मैडम ने पूछा था कि बेटा बताओ स्टार फिश का चलन अंग क्या है। स्टार फिश का चलन अंग क्या है, तब मैं नहीं बता पाया था, तब मैं इसलिए नहीं बता पाया था, क्यों नहीं बता पाया था, मैंने पढ़ा नहीं था उस समय, ठीक है। तो स्टार फिश हो, चाहे एस्टेरिस हो, चाहे और भी जीव हों, है ना, चाहे इकाइनोडर्मेटा का कोई सा भी जीव हो, तो इकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव हैं वो काय से चलते हैं, नालपाद से चलते हैं। नालपाद, नालपाद के ब्रैकेट में लिख लो ट्यूब फीट, क्या लिखोगे, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट इंग्लिश में इसका ये नाम है, ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट से क्या करते हैं, चलते हैं। खाना का जो सिस्टम है वो वेस्कुलर वाटर सिस्टम है, वेस्कुलर वाटर सिस्टम, वेस्कुलर वाटर सिस्टम। वेस्कुलर वाटर सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, वेस्कुलर पानी तंत्र। वेस्कुलर पानी तंत्र क्या होता है, एक छेद होता है इन जीवों में, उस छेद से पानी इनके अंदर जाता है, पानी में जो जीव पहुँचे उनको खा लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, यही कहलाता है वेस्कुलर वाटर सिस्टम। जैसे इनमें कैनाल सिस्टम था, इनमें वेस्कुलर वाटर सिस्टम है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, यहाँ पर सेल थी, 2 सेल थी, ऊतक बना, ऊतक के बाद थोड़ा और विकास, गोल चपटे गोल, है ना, फिर अंग बने और यहाँ पर अंग तंत्र बन गया, तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो गया। विसरण इनका भी त्वचा से होता है ना, त्वचा से विसरण होता है, और ये अमोनिया के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल बस लिख लो इसमें, एग्जाम्पल है ना, नालपाद याद रखो, वेस्कुलर वाटर सिस्टम याद रखो, ऑर्गन सिस्टम याद रखो, और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखोगे स्टार फिश, सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टार फिश, जैसे हिंदी में तारा मछली कहते हैं, तारा मछली कहते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, ये बात याद रखना। मछली जो आएगी वो फिश वर्ग में आएगी, और फिश किस में आती है, आपका कॉर्डेटा में आती है, क्योंकि फिश क्या है, बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं, और फिश के अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी है ना, तो मछली वही होगी जिसमें रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो इसमें आएगा, भले ही उसका नाम फिश हो। तो तारा मछली स्टार फिश, है ना, क्या होगी, स्टार फिश। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो स्टार फिश है, तारा मछली है, इसका नाम कभी तारा मछली लिखा नहीं आता, क्योंकि इसका जो नाम है वो तारा मछली तो लोगों ने कह के दे दिया, क्योंकि इसका जो आकार है वो इस तरीके से होता है, ऐसी दिखाई देती है इस तरीके से, इसलिए इसको हम तारा मछली कहने लगे। बेसिकली मछली नहीं है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टेरिस। क्या नाम है, एस्टेरिस। यही नाम याद करना है आपको, तारा मछली भी लिखा सकता है, वैसे ही समझ जाएंगे आप, लेकिन एस्टेरिस जरूर याद कर लेना, एस्टेरिस है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें, समुद्री ककड़ी, समुद्री खीरा। समुद्री खीरा भी जीव है, ये खीरा नहीं, ये खीरा ककड़ी है, इसको हम खाते हैं, लेकिन समुद्र में जो खीरा होता है वो जीव है, वो पौधा नहीं है। समुद्री खीरा सी कोकुम्बर कहा जाता है इसको, सी कोकुम्बर, ठीक है। एक और लिख लें, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार, जैसे ये क्या है आपका, स्टार फिश है, एक होता है ब्रिटल स्टार। एकाइनस, एकाइनस भी इसी में आएगा, एकाइनस इकाइनोडर्मेटा में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटीडोन, एंटीडोन भी इसी में आएगा, एंटीडोन भी इसी में आएगा। बस इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ तक हमने सारे 9 संघों को पढ़ लिया,
जो आपके इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी में आते हैं। अब हमें जल्दी से कॉर्डेटा पढ़ना है। तो आज का लास्ट क्या है? कॉर्डेटा है। आज का लास्ट कॉर्डेटा है और कॉर्डेटा पढ़ के आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारा ह्यूमन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ह्यूमन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो एकाइनोडर्मेटा तक आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब हम थोड़ी सी कॉर्डेटा की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कॉर्डेटा जो है ये 5 वर्गों में बटा है। ये इसकी सुपर क्लास हैं, ठीक है। सबसे पहली क्लास है क्या? स्पीसीज। इसको हिंदी में कहा जाता है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। फिश वर्ग भी कह सकते हैं, फिश वर्ग भी कह सकते हैं। दूसरा आता है आपका एम्फीबियंस। हिंदी में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एम्फीबियंस भी कहते हैं। उभयचर वर्ग, सारे उभयचर आ जाएंगे संसार के, सारी मछलियाँ आ जाएंगी संसार की। मछली इसमें आएंगी, है ना, ध्यान रखना। तीसरा आपका आएगा सरीसृप। इंग्लिश में कहते हैं रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, है ना। चौथा आएगा आपका एबीस लिखा आता है हिंदी में पक्षी वर्ग, सारे संसार के पक्षी इसमें आ जाएंगे। और पांचवा आता है मैमल्स, हिंदी में स्तनी वर्ग। आई होप बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इनकी ज़्यादा नहीं, कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। मत्स्य वर्ग, सारी मछलियाँ आएंगी, लेकिन मछली तो ठीक है, जब नाम है मत्स्य वर्ग तो मछली वैसे ही आएंगी। लेकिन हम कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मछलियों का जो हृदय है वो कितने चैम्बरों में बटा होता है। मछलियों के हृदय कितना होता है? एक हृदय होता है। लेकिन इसमें जो चैम्बर हैं, मतलब कक्ष हैं, वो कितने होते हैं? 2। ये क्वेश्चन कई बार आया है। हृदय एक होता है, जैसे हमारा हृदय एक है, लेकिन हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षों में बटा है। देखो यहाँ जितने हैं सब कशेरुकी हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कशेरुकी। ये सब कशेरुकी हैं, लेकिन इनमें सभी में कितना होगा? एक हृदय होगा। इनमें सब में एक हृदय होगा क्योंकि ये कशेरुकी हैं। लेकिन ये हृदय के अंदर कितने खंड हैं? किसी में 2 खंड होंगे, किसी में 3 खंड होंगे, किसी में 4 खंड होंगे। तो हृदय के खंडों की बात होगी। तो मछलियों में कितने खंड होते हैं हृदय के अंदर? 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर ऑफ फिश वर्ग या फिश क्लास, स्पीसीज क्लास, ठीक है। 2 कक्ष होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है, जैसे देखो मेल स्पर्म है, ओवम है, तो ये फीमेल के अंदर जाकर बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल ने अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बाहर कर दिया और बाहर इसका युग्मनज होता है और अंडे वगैरह बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बाह्य निषेचन होता है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट क्या है? इसके एग्जाम्पल। तो पहला तो देखो, एग्जाम्पल तो लाखों हैं, तो लाखों तो हम पढ़ नहीं सकते। हमें बस 2-3 याद रखना है जिन पर कन्फ्यूजन है। अब जैसे कोई मछली पूछेगा, है ना, रोहू है, कतला है, ठीक है, बाम है, ये सब अभी आप जानते हैं। उनका जो नहीं जानते वो है, वहाँ पर हमारा दिमाग घूम जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे नोट करके, समुद्री घोड़ा। ये एग्जाम्पल आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई मछली नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा कि घोड़ा मछली है। तो समुद्री घोड़ा क्या? मछली है। तो ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। एक आएगा क्या? ड्वार्फ गोभी। ड्वार्फ गोभी किसी ने नहीं सुना होगा, ये मछली है।
ड्वार्फ गोभी क्या है? मछली है। ड्वार्फ गोभी क्या है? मछली है। ड्वार्फ गोभी क्या है? मछली है। कैसी मछली है? संसार की सबसे छोटी मछली है। संसार की सबसे छोटी मछली है। ड्वार्फ गोभी क्या है? संसार की सबसे छोटी मछली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर संसार की बड़ी मछली कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी मछली तो वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल है ना, फिल्म भी आई थी, फिल्म देख लेना तो बिल्कुल आसान से क्लियर हो जाएगा। तो संसार की सबसे बड़ी मछली क्या है? ब्लू व्हेल। और संसार का सबसे बड़ा जीव भी पूछे तब भी ब्लू व्हेल ही आता है ना। तो इन सभी में भी सबसे बड़ा जो जंतु है पूरे में, सबसे बड़ा जंतु भी ब्लू व्हेल ही होता है, क्योंकि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर पूछेगा आपसे कि विद्युत अंग वाली मछली कौन सी है? तो उसका नाम है टारपीडो। क्या नाम है? टारपीडो नाम है। अब आप कहेंगे टारपीडो क्या है? तो टारपीडो क्या है? विद्युत अंग वाली मछली है। मतलब इसमें क्या है? विद्युत अंग पाए जाते हैं। विद्युत अंग पाए जाते हैं और ये विद्युत से किसी व्यक्ति को आसानी से क्या कर सकती है? मार सकती है। फिर लिखो आप बच्चे देने वाली मछली। बच्चे देने, मछली क्या है? बेसिकली अंडे देती है, लेकिन बच्चे देने वाली मछली जो है उसका नाम है स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन जो मछली है ये बच्चे देने का काम करती है। स्कोलियोडोन बच्चे देने वाली मछली है और इसी मछली को डॉग फिश कहा जाता है। बच्चे देने वाली मछली का नाम स्कोलियोडोन है और इसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। और टारपीडो मछली क्या है? विद्युत अंग पाए जाते हैं। विद्युत अंग पाए जाते हैं किसमें? टारपीडो मछली में। टारपीडो मछली में है ना। विषदंत, ट्रायागोन। ट्रायागोन जो मछली है, ट्रायागोन जो मछली है इसमें विषदंत पाए जाते हैं। विषदंत पाए जाते हैं। विषदंत पाए जाते हैं। चूसक मछली, चूसक मछली जो है उसका नाम है एकिनीस। उसका नाम क्या है? एकिनीस है। सर्प मछली का नाम है एंगुलिया। सर्प मछली का नाम क्या है? एंगुलिया। ऐसे बहुत सारी हैं, उनको आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इसको याद रखें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं उभयचर पर। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जल और थल में रहने वाले, ये तो आप जानते ही हैं। इनका जो हृदय है एक हृदय होता है, लेकिन हृदय के कक्ष पूछता है व्यापम। व्यापम कक्ष पूछता है कि एक हृदय में कितने कक्ष? मछली में 2, उभयचर में कक्ष जो है वो 3 होते हैं। 3 चैम्बर ऑफ द हार्ट इन एम्फीबियंस क्लासेस एनिमल। ठीक है, तो उभयचर वर्ग के जंतु जो है उनमें एक हृदय, लेकिन उनमें 3 कक्ष होते हैं। इनमें भी बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, अब आप कहेंगे बाह्य निषेचन क्या है? तो पहले उदाहरण देख लो। उदाहरण है इसका मेंढक। उदाहरण क्या है? मेंढक। मेंढक क्या करता है? अपना गैमेट छोड़ता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। वो गैमेट पानी में तैरने लगते हैं या वायु के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से आपस में मिलते हैं और निषेचन हो जाता है। कुल मिलाकर शरीर के अंदर ना होकर बाहर हो, बाह्य निषेचन। मेंढक से कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मेंढक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेंढक जो है ये किस अंग से सांस लेता है? तो मेंढक किससे सांस लेता है? त्वचा से, है ना। जो आपकी जो त्वचा है ना, ये ऊपर की से सांस ले लेता है। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना ट्रिगना। राना ट्रिगना इसका वैज्ञानिक नाम है मेंढक का। ठीक है, राना ट्रिगना क्या है? वैज्ञानिक नाम है। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि जो वयस्क मेंढक है वो किससे सांस लेता है? तो वयस्क मेंढक में कुछ कुछ फेफड़ों का निर्माण हो जाता है, तो लंग्स लिख लेना। ठीक है, लेकिन बेसिकली इनमें होता त्वचा के द्वारा ही श्वसन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इन 3 चैम्बर में 2 आलिंद और 1 निलय होता है।
इसमें एक आलिंद एक निलय, इसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अभी आप कहेंगे आलिंद निलय क्या है, तो अभी आप इस पर शांत रहें। जब मानव को मैं हृदय पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवीजन करेंगे, क्लियर रहेगा। तो मेंढक पहले त्वचा से सांस लेता है, लेकिन जो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है उसमें थोड़े थोड़े गिल्स नहीं, थोड़े थोड़े आपके फेफड़े बन जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम राना टिग्ना है। मेंढक जो है, मेंढक में जो लार्वा है, मेंढक में कौन सी अवस्था पाई जाती है? देखो लार्वा क्या है, जब मेल आया फीमेल आया, इसका गैमेट इसका गैमेट दोनों मिले तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। जायगोट हुआ, इसके बाद एम्ब्रियो बनता है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? एम्ब्रियो जब बनता है, तो एम्ब्रियो जब विकास करता है तो उस विकास को कहते हैं हम लार्वा। तो ये लार्वा अवस्था कहलाती है। तो इस लार्वे का नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। हमारे अंदर मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें टैडपोल लार्वा होता ही नहीं है। लार्वा छोटे जीवों में होता है। हमारे अंदर क्या है? डायरेक्ट भ्रूण बना और भ्रूण से सीधा बच्चा बनता है ना। इनमें भ्रूण नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद लार्वा बनता है। लार्वा मच्छरों में भी होता है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना मच्छरों का लार्वा है, खत्म हो जाएगा। तो इसके लार्वा का पर्टिकुलर नाम है, जिसका नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। अभी भी आप हमने जेल पहरी में पूछा था कि टैडपोल लार्वा मतलब मेंढक में लार्वा से वयस्क मेंढक बनने की अवस्था क्या कहलाती है? लार्वा से वयस्क मेंढक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण। मेंढक के लार्वा से या किसी के भी लार्वा से, जितनी भी लार्वा की अवस्थाएं हैं संसार में, जितने जीव हैं लार्वा वाले, चाहे मच्छर हो, चाहे मेंढक हो, चाहे कोई सा भी जीव हो, तो लार्वा से जब वयस्क जीव बनेगा तो इसके बीच की जो प्रोसेस है वो कायांतरण कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में लिखा गया था मेटामॉर्फोसिस, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बस एम्फीबिया में इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सरीसृप पर। सरीसृप को कहा जाता है रेप्टिलिया। नाम से स्पष्ट है, रेंगने वाले। संसार में जितने भी जंतु रेंगते हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, वो क्या है? रेप्टिलिया हैं। वो क्या है? रेप्टिलिया। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इनका जो हृदय है वो भी, उसमें भी कितने कक्ष हैं? 3 कक्ष हैं। इनका जो हृदय है उनमें भी 3 कक्ष हैं, लेकिन केवल 2 जंतुओं को छोड़कर। केवल 2 जंतुओं को छोड़कर। 2 जंतु ऐसे हैं कि वो रेप्टिलिया भी हैं, लेकिन उनका हृदय जो है वो 4 कक्ष का है। नाम है क्या? मगर, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, है ना। घड़ियाल और मगर एक से रहते हैं, बस थोड़ा सा चेहरे का बनावट का अंतर है ना। मगरमच्छ का मुंह गोल रहता है आगे से, और घड़ियाल का मुंह ऐसा चौकोर रहता है आगे से। तो इनमें 4 चेंबर होते हैं। मानव में भी 4 होते हैं, है ना। 2 आलिंद 2 निलय, इनमें 2 आलिंद 1 निलय। सभी जीवों में अब जैसे सरीसृप, आपका सरीसृप क्या है? सांप है, छिपकली है ना, हेलोडर्मा है आपका, और क्या हो गया? रेंगने वाला, और क्या होगा? है ना। तो रेंगने वाले जितने भी हैं आपके, वो रेप्टिलिया में आ जाएंगे। और विशेषता क्या हो सकती है इसकी? एग्जाम्पल लिख लो, छिपकली लिख लो, छिपकली, अजगर, सांप। छिपकली, अजगर, सांप, ये तो आप जानते हैं रेप्टिलिया। लेकिन आपको एक चीज पर विश्वास नहीं होगा, डायनासोर। डायनासोर कितना बड़ा जानवर होता है, बहुत बड़ा। हमें ऐसा लगता है इस नहीं में आएगा, लेकिन डायनासोर क्या है? डायनासोर छिपकली का अपडेटेड वर्जन है। छिपकली को जब आप देखेंगे, छिपकली और डायनासोर में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, एक सा लगता है छिपकली और डायनासोर। छिपकली ही बड़ी हो गई, बहुत बड़ी छिपकली। इसको क्या कहते हैं? बड़ी छिपकली। इसको बड़ी छिपकली कहा जाता है। डायनासोर किस में आएगा? सरीसृप में आएगा। नाग भी किस में आएगा? सांप। अजगर भी किस में आएगा? सरीसृप में आएगा। पर कुछ विशेष क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिना जहर वाला क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं उसको? बिना जहर वाला सरीसृप है तो वो क्या है? अजगर, है ना। अजगर में क्या है? जहर नहीं होता। अजगर में जहर होता ही नहीं है। अजगर में जहर क्यों नहीं होता? ये निगलने का काम करता है। क्या करता है? निगलता है। जहर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जहर दंत नहीं होते। अब आपके दिमाग में आएगा जहर दांत कौन से हैं?
तो जहर दांतों को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी टीथ, है ना। जो मैक्सिलरी टीथ हैं उनको जहर दांत, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जितने भी मैक्सिलरी, जितने भी जहरीले जंतु हैं उसमें दांत जहरीले तो होते हैं, लेकिन कौन से दांत? और मैक्सिलरी दांत। तो मैक्सिलरी दांत से जहर काट लेते हैं और जहर फैल जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो छिपकली है, छिपकली के दांतों में नहीं बल्कि छिपकली की त्वचा में जहर होता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना। छिपकली की त्वचा में जहर होता है, छिपकली की त्वचा में जहर होता है और सबके मैक्सिलरी दांत में जहर होता है, सारे सांपों के। लेकिन छिपकली एकमात्र संसार का ऐसा जीव है, छिपकली एकमात्र संसार का ऐसा जीव है जिसमें गुणसूत्र नहीं होते। गुणसूत्र, क्रोमोसोम होता ही नहीं है, क्रोमोसोम होता ही नहीं है। सब में क्रोमोसोम है लेकिन छिपकली में क्रोमोसोम नहीं है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि छिपकली और जितने भी हैं दीवार पर क्यों चिपकते हैं? तो दीवार पर इसलिए चिपकते हैं क्योंकि इनमें क्या है, इनमें वायु कोश होते हैं। कोश जो आपकी छिपकली है ना, इनमें जो इनके हाथ की उंगलियां होती हैं, इनके हाथ की इस तरीके से उंगलियां होती हैं छिपकली की ऐसी, तो इनके बीच में एक वो बनते हैं, है ना, एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक त्वचा टाइप किया जाती है, त्वचा टाइप किया जाती है जो इनकी उंगलियों को कवर करती है और एक प्रकार का ये वैक्यूम क्रिएट करती है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। एक निर्वात पट्टिका रहती है, निर्वात पट्टी रहती है, जैसे ये हाथ ऐसे चिपकाती हैं और वो चिपक जाता है। आपने कई बार देखा होगा, है ना, जो पेन एन का ये रहता है, ये है ना, इसको हम इस तरीके से एकदम से लगा लेते हैं कभी कभी, तो वैक्यूम बनता है तो वो चिपक जाता है ना। थोड़ी सी हवा खींच के ऐसा चिपका लो तो वो क्या चिपक जाता है। तो वैक्यूम पट्टिकाएं पाई जाती हैं, वैक्यूम दाब के कारण ये छिपकली चिपकी रहती हैं। उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको, लिख लो, उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है? ड्रैको। सबसे बड़ा जो रेप्टिलिया है वो मगरमच्छ है। सबसे बड़ा जो सरीसृप है वो मगरमच्छ है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। गिरगिट भी इसी में आता है, गिरगिट भी इसी में आता है, गिरगिट भी इसी के अंतर्गत आता है। गिरगिट भी इसी के अंतर्गत आता है। और एक बात याद रखना, गिरगिट का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है रंग बदलना, और रंग किस कारण बदलता है? वो क्रोमेटोफोर। इस गिरगिट में एक वर्णक पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पिगमेंट या क्रोमेटोफोर वर्णक। क्रोमेटोफोर वर्णक के कारण गिरगिट क्या है? रंग बदलता है, ठीक है। और सबसे जहरीला जो सांप है, सबसे जहरीला सांप का क्या नाम है? आपका कोबरा। कोबरा जो है सबसे जहरीला सांप है संसार में। कोबरा सबसे जहरीला सांप है, और कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है या रेप्टिलिया है जो घोंसला बनाता है ना। देखा जाए तो बेसिकली घोंसला पक्षी बनाते हैं, लेकिन यहाँ सांप घोंसला बना रहा है ना। सरीसृप घोंसला बना रहा है, तो सरीसृप में कोई नहीं बनाता, है ना। मगरमच्छ भी नहीं बनाता। मगरमच्छ अपने जो अंडे है वो पानी में नहीं देता, मगरमच्छ अपने अंडे जमीन पे आके देता है बाहर, पानी से बाहर, ताकि उनको टेम्परेचर मिल सके और मगर बन सके। कोबरा क्या है? घोंसला बनाता है, और ये सबसे जहरीला सांप है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे जहरीली छिपकली कौन सी है, देखो सबसे जहरीला सांप पूछे तब कोबरा, काला कोबरा, है ना, ब्लैक कोबरा। और सबसे जहरीली जो छिपकली है उसका नाम है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा, इसको सर्च करेंगे आप, आपको मिल जाएगा। हेलोडर्मा विश्व की सर्वाधिक जहरी छिपकली है, जहरीली छिपकली है, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चन आप इस रेप्टिलिया में याद रख लें, आपका काम हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। बस हृदय को थोड़ा सा याद रखें, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद रखें, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब हमारा पक्षी वर्ग रह गया है, बस पक्षी वर्ग को हम देख लेते हैं, और इसके बाद मैमल्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैमल्स को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, मानव पर पूरा अध्ययन करेंगे। बस पक्षी वर्ग और आज का लास्ट, जैसे इंग्लिश में एबीज कहा जाता है, वर्ड भी कह सकते हैं आप, वर्ड वर्ग भी कह सकते हैं। देखो अभी तक जितने भी जंतु हमने पढ़े, अभी तक हमने जितने भी जंतु पढ़े, वो सारे जंतु कैसे थे? वो सारे जितने भी जंतु थे वो आपके कोल्ड ब्लडेड जंतु थे। कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड।
अभी तक हमने जितने भी जंतु पढ़े प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा में भी क्या, स्पीसीज, उभयचर, एम्फीबियंस और सरीसृप, ये सभी क्या हैं, संसार के सभी जीव कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में क्या कहते हैं, समतापी कहते हैं। असमतापी, कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में क्या कहा जाता है, असमतापी। ये कैसे होते हैं, असमतापी। असमतापी का मतलब है इनका ताप समान नहीं होता, समान ताप नहीं होता, ताप क्या बदलता रहता है, वातावरण के अनुसार इनका ताप बदलता रहता है, असमतापी होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है सामान्य भाषा में, ठंडे खून वाले जीव, ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं, इनका खून गर्म नहीं होता, है ना। इन तीनों का भी, कॉर्डेट का भी, और जितने हमने पढ़े सभी जीवों का, बस पक्षी वर्ग, सारे पक्षी और सारे स्तनी, इनका जो खून है वो कैसा होता है, गर्म खून वाले हैं। पक्षी और स्तनी क्या है, गर्म खून वाले, गर्म रक्त वाले जीव हैं। पहली चीज गर्म रक्त, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विज्ञान में वार्म ब्लडेड। क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड या हिंदी में समतापी। इनका ताप समान होता है, ठंड में चले जाएंगे ठंडे प्रदेश में तब भी वही ताप रहेगा, वेस्ट इंडीज चले जाएंगे तब भी वही ताप रहेगा, अंटार्कटिका चले जाएंगे तब भी वही ताप रहेगा। लेकिन इनका ताप क्या है, बदलता है ना। गर्म में जाएंगे तो ठंडा होगा, ठंडे में जाएंगे तो गर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या है, ये है आपके समतापी। लिखना क्या है आपको, वार्म ब्लडेड, है ना, वार्म ब्लडेड लिख लेना है। समतापी है, वार्म ब्लडेड है, पहली चीज। और क्या आएगा, इनके पास फैदर होते हैं, फैदरों को आप क्या कहते हैं, पंख कहते हैं। इनके पास फैदर होते हैं, पंख होते हैं, है ना। चोंच होती है, चोंच को विज्ञान में बीक कहा जाता है, इंग्लिश में बीक कहा जाता है। फैदर और बीक, पंख और चोंच होते हैं। ये क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। घोंसला बनाते, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पर क्वेश्चन खेलेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन खेलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इनका जो हृदय है वो 4 भागों में बटा होता है, 4 कोष्ठी हृदय होता है, 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, है ना। जैसे मानव में 4 कक्ष हैं, मानव में क्यों है, क्योंकि मानव क्या है, समतापी है ना, गर्म खून वाला है, ये भी गर्म खून वाले हैं, तो इसलिए इनमें 4 कक्ष होते हैं। क्योंकि देखोगे आप भी बोलते हैं, है ना, वैसे ही आपने देखा होगा तोता, पैरेट, तोता भी बोल लेता है ना। तो लगभग हम में और इनमें बहुत सारे गुण समान होते हैं। तो अब हम यहाँ पर विशेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। कौन सा है, शुतुरमुर्ग। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। क्या है, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है, हमिंग बर्ड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ना उड़ने वाले पक्षी, देखो पक्षी बेसिकली उड़ते हैं, लेकिन ना उड़ने वाले पक्षी, तो ना उड़ने वाले पक्षी में पहला तो शुतुरमुर्ग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इतना बड़ा है तो उड़ेगा कैसे। ना उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग है। पेंगुइन है, पेंगुइन है ना, पेंगुइन है। और आपका कीवी है, कीवी ये राष्ट्रीय पक्षी है किसका, न्यूजीलैंड का, है ना। इसलिए न्यूजीलैंड को हम कीवी कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कीवी पक्षी पाया जाता है जो कि उड़ता नहीं है ना। पेंगुइन भी नहीं उड़ता, शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता, ठीक है। अंडे देने वाला पक्षी, बेसिकली सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सभी तो अंडे देते हैं ना, सभी पक्षी अंडे देते हैं। सबसे विशालतम पक्षी आपका क्या है, शुतुरमुर्ग है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है ना। और ऐसा पक्षी जिसकी आंखें सिर से बड़ी होती हैं तो वो भी शुतुरमुर्ग है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है और शुतुरमुर्ग अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? एमू। क्या लगा देंगे? एमू, है ना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी क्या है? एमू है। अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा है, शुतुरमुर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? एमू लगा देंगे। जलीय पक्षी अगर आपसे पूछे तब आपको पेंगुइन लगाना है, जो उड़ता नहीं है ना, वही जलीय पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जिसे हिंदी में गुंजन पक्षी कहा जाता है। हिंदी में से गुंजन पक्षी कहा जाता है। वह पक्षी जो बच्चों को मिल्क पिलाते हैं उसका नाम है कबूतर। कबूतर है, फ्लेमिंगो है ना, पेंगुइन है। कबूतर, फ्लेमिंगो और पेंगुइन जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, जो कि स्तनियों के समान हैं। ठीक है, और पक्षियों में बस इतना ही। बस एक चीज़ और याद रखना, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप साउथ अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ सर्वाधिक पक्षी होते हैं, सर्वाधिक पक्षी होते हैं, और इसी कारण साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। बस एक चीज़ और याद रख लेना कि पक्षी और रेप्टिलिया के जो गुण हैं, मतलब पक्षी और सरीसृप के, देखो यहाँ सरीसृप है और पक्षी है, इनके बीच में एक और पक्षी पाया जाता है। खैर अब तो ये बचा नहीं है, इनके बीच में जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उनका नाम है आर्कियोपटेरिस। क्या नाम है? आर्कियोपटेरिस। ठीक है, चलो तो आज का हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा हुआ। मैमल्स के जितने गुण हैं, मैमल्स के जितने भी गुण हैं वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैमल्स को हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है, ह्यूमन को। तो जब मैं मानव को पढ़ाऊंगा तो मानव का पूरा एक एक अंग में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, वही गुण सभी के होंगे। बस आपको ये याद रखना है। स्तनी वर्ग में एक आप छोटा सा एग्जाम्पल लिख लें, अभी मैमल्स लिखें, और मैमल्स में स्तनी में लिख लें चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ में लोग पक्षी लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि चमगादड़ क्या है? स्तनी है। और सबसे बड़ा जो स्तनी है, सबसे बड़ा जो स्तनी है वो है अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्तनी है संसार का। ठीक है, इसे सबसे बड़ा जानवर भी माना जाता है। और सबसे छोटा जो स्तनी है, सबसे छोटा जो स्तनी है उसका नाम है छछूंदर। क्या नाम है? छछूंदर। छछूंदर सबसे छोटा स्तनी होता है। बस इतना याद रखें, बाकी याद मत रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतने में आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद कभी बाहर नहीं जाएगा। तो आज का लास्ट, अब आप कहेंगे सर कितना लास्ट कर रहे हो, है ना। तो ये लास्ट जो है वो असल में पहला ही है, क्योंकि प्रोटोजोआ हमने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन प्रोटोजोअन्स जो हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा था। बस 2-4 मिनट और लगेंगे। प्रोटोजोअन्स के कुछ मैं बताता हूँ आपको। प्रोटोजोअन्स जिनसे बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम, जो आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लाज्मोडियम ये क्या है? प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता, होता क्या है? मलेरिया। मलेरिया की सारी जो कहानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है आपका पेचिस। चौथा है आपका कालाजार, है ना। 5वां है आपका अतिसार। 6ठा है आपका दस्त, है ना। और तीसरा है आपका पायरिया। ठीक है। प्लाज्मोडी अरे यार मैंने क्या लिख दिया? यहाँ मलेरिया आएगा, है ना, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से। देखो मलेरिया ये जो रोग है ना, आपको लगता है रोग वायरस बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन 5 रोग मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, 6 रोग ऐसे हैं जो वायरस बैक्टीरिया से नहीं होते। ये किससे होते हैं? परजीवी से होते हैं। परजीवी से होते हैं, प्रोटोजोअन्स से होते हैं। ठीक है, मलेरिया किस प्रोटोजोअन्स से होता है आपका? मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम से। इंग्लिश में आप लिख लेना, आप प्लाज्मोडियम से होता है। पेचिस किससे होता है आपका? पेचिस। पायरिया किससे होता है? पायरिया होता है आपका जिंजीवेलस से, है ना, जिंजीवेलस। कालाजार किससे होता है आपका? डोनावानी, है ना, पूरा नाम है इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा।
डोनावानी। हाँ, एक और सातवां, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने की जो बीमारी है ये एक्चुअल में एक बीमारी है। अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति सोता है तो वो इलाज कराए, है ना। सोने की बीमारी किससे होती है? आपका ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा गैबियंस। ट्रिपनोसोमा गैबियंस जो है ये प्रोटोजोअन्स है। और सीसी मक्खी, सीसी एक अफ्रीकी मक्खी है, सीसी अफ्रीकी मक्खी है। ये मक्खी आपको काट दे, ये मक्खी आपको काट दे तो आपके अंदर ट्रिपनोसोमा गैबियंस चला जाता है और आपको सोने की बीमारी हो जाती है ना। और जो मच्छर है कौन सा, क्या नाम है आपका, एनाफिलिज मादा मच्छर काट दे तो आपको अंदर ये चला जाता है ना। ये आपके अंदर जाते हैं। और पेचिस जो है ये होता है आपका एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर आपके अंदर चला गया, ये परजीवी आपके अंदर चला गया तो पेचिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेचिस हो जाएगी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये होता है एंट अमीबा जिंजीवेलस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस हो जाएगी, एंट अमीबा जिंजीवेलस से आपका पायरिया हो जाएगा, और डोनावानी से आपका कालाजार हो जाता है ना। लिस्मेनियो डोनावानी, पूरा नाम क्या है? लिस्मेनियो डोनावानी। लिस्मेनियो डोनावानी से आपका कालाजार होता है। और अतिसार और दस्त जो एक ही है, इंग्लिश में इसको डायरिया भी कहते हैं, है ना। फिर भी मैं दोनों बता देता हूँ। एक होता है आपका लैम्बिलिया से भी होता है आपका। लैम्बिलिया अगर परजीवी काट ले तो ये देखो, दस्त और अतिसार लगभग कॉमन है ना। दस्त और अतिसार कॉमन है। अतिसार को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन पेचिस अलग है, एक बात याद रखना। अभी किस किस से होता है? या तो ये लैम्बिलिया से भी हो सकता है। लैम्बिलिया के बाद आपको आइसोपेयर हेमिनिस से भी हो सकता है। आइसोपेयर हेमिनिस परजीवी से भी हो सकता है। और रोटा वायरस से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों याद रखें आप, लैम्बिलिया और आइसोपेयर हेमिनिस, है ना। और ट्रिपनोसोमा गैबियंस। तो इतने ये परजीवी हैं जो प्रोटोजोन्स में आते हैं। किसके साथ? अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम के साथ ही आते हैं। और इतनी बीमारी याद रखें कि ये बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, बल्कि वायरस बैक्टीरिया से नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया, लेकिन बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।